Hello, my dear students. A very warm welcome to all of you. So students, welcome to session 7. यहाँ पे हम लोग फंड बेस्ड अकाउंटिंग इसके ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे और उसके बाद हम लोग इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। अब न्यूमेरिकल्स का जहाँ तक बात है तो दो प्रकार के न्यूमेरिकल्स आते हैं हम लोगों के बोर्ड एग्ज़ाम्स में। पहला होता है कि वो 3 या 4 मार्क्स का क्वेश्चन होता है जो कि केवल फंड पे ही बेस्ड होता है। तो वो मैं आपको आगे दिखाऊंगा कि वो क्वेश्चन कैसे होते हैं बोर्ड का। तो चलो 1 मिनट हम लोग उसको देख ले पहले। ये देखो, ये एक क्वेश्चन ये बोर्ड में कब आया हुआ है 2020, यानी अभी जस्ट जो बोर्ड की एग्ज़ाम्स पूरी हुई उसमें ये क्वेश्चन आया था। तो ये आप देख रहे हैं कि इसमें बोल रहा है कि आप ये जो प्राइस फंड है तो इसी से रिलेटेड इंफॉर्मेशंस यहाँ पे है, तो इनको आप फाइनल अकाउंट्स में कैसे शो करेंगे। हाँ, तो ये क्वेश्चन आपका 3 या 4 मार्क्स की कैटेगरी में होता है, ठीक है। अब जो है कि कभी कभी आपको जो हम लोगों ने लास्ट सेशंस में जो बड़े वाले सम्स किए तो उनमें भी ये रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में शो करके आपको बड़े वाले क्वेश्चन में इसको कैसे डील करना है तो वो हो सकता है। तो आप अगर छोटे क्वेश्चन सीख लेते हैं तो बड़े क्वेश्चंस में आप उसको आराम से शो कर सकते हैं, ठीक है। लेट्स बिगिन। फंड बेस्ड अकाउंटिंग, अगर 1 मार्क थ्योरी क्वेश्चन आता है आपको कि व्हाट डू यू मीन बाय फंड बेस्ड अकाउंटिंग, तो आप क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे एन अकाउंटिंग सिस्टम इन विच रिसीट्स एंड इनकम्स related to a particular fund are credited to that particular fund and expenses related to that fund are debited to it। यानी क्या मतलब हो गया इसका कि फंड बेस्ड अकाउंटिंग एक अकाउंटिंग की सिस्टम है जिसमें कि जो मेरा फंड है, जैसे कि मान लो प्राइस फंड है या टूर्नामेंट फंड है, तो पर्टिकुलर फंड मतलब वो फंड, तो आपको उस फंड से रिलेटेड जो भी इनकम्स या रिसीट होती हैं तो आपको उसी फंड में ही उसको क्रेडिट कर देना है, यानी वो इनकम एक्सपेंडिचर में क्रेडिट नहीं होगा। और उस फंड से रिलेटेड जो भी खर्चे हुए तो उनको इस फंड से ही एडजस्ट करना है, ठीक है। तो फंड बेस्ड अकाउंटिंग एक अकाउंटिंग सिस्टम है जो कि किसी पर्टिकुलर फंड की इनकम्स को फंड में ही जोड़ता है और फंड से रिलेटेड जो भी एक्सपेंसेस हुए उनको उस फंड से ही डेबिट कर देता है, ठीक है। तो अब बात ये आती है कि हम लोगों के जो फंड्स हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो पहला है जनरल फंड और अनरेस्ट्रिक्टेड फंड, और इसी को हम लोग कैपिटल फंड भी कहते हैं, जिसको हम लोग बैलेंस शीट में शो करते हैं और जिसको आप लोग ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करते समय जो निकालते थे तो वही है वो कैपिटल फंड, ठीक है। तो इसको हम लोग जनरल फंड भी कहते हैं, अनरेस्ट्रिक्टेड फंड भी कहते हैं। यानी आपके क्वेश्चन पेपर में अगर ये अलग अलग नामों से आ जाए तो आप कंफ्यूज मत कीजिएगा, ये जनरल फंड होता है। तो जनरल फंड हम लोग कैसे निकालते हैं? अपने जो एसेट्स हैं उसमें से लायबिलिटीज़ को हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो हम लोगों का जनरल फंड आ जाता है। मैंने आपको पहले भी बताया था अपने प्रीवियस सेशंस में ओपनिंग बैलेंस शीट बनाते समय कि वो जो होता है वो हमारा एसेट माइनस लायबिलिटी, तो हम लोगों को क्या मिल जाती है? कैपिटल, है ना, अकाउंटिंग इक्वेशन। तो वही चीज़ है, तो ये जनरल फंड है। अब इसको आप देखते हैं कि अनरेस्ट्रिक्टेड फंड कहा गया है, तो ऐसा क्यों? क्योंकि इस फंड में किसी भी तरह का कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होता है, यानी जो एनपीओ है वो इस फंड के पैसे का इस्तेमाल अपने विवेक के अनुसार जहां उसको उचित लगता है वहां पे कर सकता है, ओके। अब दूसरा है स्पेसिफिक फंड और रेस्ट्रिक्टेड फंड, और इसको स्पेशल फंड भी कहा जाता है। तो इसका देखो डेफिनेशन क्या कहा गया है।
द फंड्स विच हैव बीन कंस्टिट्यूटेड फॉर सम स्पेसिफिक पर्पसेस लाइक प्राइज फंड, मैच फंड, स्पोर्ट्स फंड, बिल्डिंग फंड, इंडोमेंट फंड, एन्युटी फंड, लोन फंड एट्सेट्रा। यानी इन फंड्स को जो क्रिएट किया गया है वो किसी स्पेसिफिक काम के लिए किया गया, यानी उसी काम में उस पैसे का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि प्राइज़ देने के लिए एक फ़ंड बन गया। अब वो एनपीओ अगर कोई स्पोर्ट्स से रिलेटेड एक्टिविटीज़ में मैच करवाता रहता है तो हमेशा का उसका एक है कि मैच होते रहेंगे, तो उसके लिए वो उसने एक फ़ंड बना लिया, है ना। फिर मान लो कि उसको कोई आगे जा कर के कोई एसेट कंस्ट्रक्ट करना है तो उसने एक बिल्डिंग से रिलेटेड फंड बना लिया, है ना। तो ये जो होते हैं ये हमारे स्पेसिफिक फंड्स कहलाते हैं, जिसका इस्तेमाल उसी स्पेसिफिक काम के लिए होगा। अब इसको रेस्ट्रिक्टेड फंड इसलिए कहा गया है कि जिस काम के लिए उस फंड को बनाया गया उसके अलावे दूसरे काम में उसका इस्तेमाल नहीं होगा, यानी रेस्ट्रिक्शन लग गया उस पर। ओके, तो ये रेस्ट्रिक्टेड फंड हो गया। अब रेस्ट्रिक्टेड फंड के कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ दिए हुए हैं, जैसे प्राइस फंड। तो इस फंड को क्यों बनाया जाता है? ताकि प्राइजेस जो हमें हमेशा देने पड़ते हैं तो उसके लिए ये फंड रहता है, तो पैसे की दिक्कत नहीं होती है। फिर सेकंड है इंडोमेंट फंड। तो इसमें इंडोमेंट फंड का तो मीनिंग हम लोगों ने टर्मिनोलॉजी में किया था ना। तो ये क्या है? इट इज़ अ फंड अराइजिंग फ्रॉम अ बिक्वेस्ट और गिफ्ट। ठीक है, तो बिक्वेस्ट का मीनिंग याद है ना आपको। तो इसमें क्या होता है कि इस फंड से रिलेटेड जो इनकम्स होती हैं उसको किसी खास काम में ही लगा दिया जाता है, और इन फंड का ऑब्जेक्टिव होता है कि इससे इनकम जनरेट हो पहले, और वो इनकम को फिर किसी खास काम में लगा दिया जाता है। नेक्स्ट वन इज एन्युटी फंड। तो एन्युटी फंड क्या है? दिस फंड इज क्रिएटेड फ्रॉम कंट्रीब्यूशन ऑफ द मेंबर्स। एन्युटी फंड के लिए जो पैसा आएगा वो कौन देंगे? वो मेंबर्स देंगे, विथ द कंडीशन ऑफ गिविंग एन्युटी टू द बेनिफिशियरी। यानी मेंबर्स पैसा देंगे, उससे एन्युटी फंड बन जाएगा, उस फंड का कहीं पे इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, और उससे जो इंटरेस्ट वगैरह आता रहेगा तो उससे बेनिफिशियरी यानी जो भी जिनके लिए बनाया गया कि भाई इनको हमें मदद करनी है तो उनको वो पैसा दे दिया जाता है। ठीक है, अब क्या है कि मान लो कि जो बेनिफिशियरी है वो बाद में नहीं रहता है, या तो एक सर्टन एज तक मान लो कहा गया कि इसको 22 साल तक पैसा दिया जाएगा या 24 ईयर्स तक इसको पैसा दिया जाएगा। तो मान लो कि वो 24 ईयर्स की एज को अटेन कर लेता है वो जो बेनिफिशियरी है, तो अब ये फंड का क्या हो जाएगा? तो ये फंड क्या हो जाएगा? ये उस एनपीओ की प्रॉपर्टी हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट वन इज लोन फंड। यानी इस फंड को क्यों बनाया जाता है? ताकि जरूरतमंदों को समय पे लोन दी जा सके। जैसे मान लो कोई एनपीओ है जो कि एजुकेशनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है, तो उसने कहा कि भाई गरीब बच्चों को हम फाइनेंशियल हेल्प देंगे, जब वो अपना ग्रेजुएशन पूरा करेंगे तो मान लो कि उसको कोई बैंकिंग की कोचिंग करनी है या दूसरी जगह की आईएएस की कोचिंग करनी है या एमबीएस वगैरह में उसको एडमिशन लेना है, तो हम लोग उसको लोन प्रोवाइड करेंगे अगर वो क्राइटेरिया फुलफिल करता है। तो अब ये लोन फंड अगर होगा तो वैसे बच्चे जब अप्लाई करेंगे तो उनको लोन देने के लिए इस पैसे का इस्तेमाल हो जाएगा। ठीक है, एंड द लास्ट वन इज फिक्स्ड एसेट्स फंड। तो हम लोगों ने जैसे यहाँ देखा था ना बिल्डिंग फंड, तो अब मान लो कि एनपीओ सोचता है कि भाई हमें आने वाले 4 वर्षों में एक बिल्डिंग क्रिएट कर देना है, तो उसने फंड बनाया और उस फंड से रिलेटेड जो भी पैसे आते गए उसको उसी फंड में जमा करते गए और उसी पैसे से बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन होता चला गया। ठीक है, तो जैसे बिल्डिंग फंड है, लाइब्रेरी फंड है। मान लो कि वो एनपीओ चाहता है कि मैं एक लाइब्रेरी बनाऊं, तो अब मान लो क्या है कि एक दिन में तो लाइब्रेरी खड़ी नहीं हो जाएगी, तो उन्होंने पहले वो फंड बनाया, फिर उस फंड से क्या किया? लाइब्रेरी के लिए बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट किया, फिर उसमें फर्नीचर कंस्ट्रक्ट किया, फिर बुक्स मंगाना चालू किया। तो फंड होगा तो क्या होगा? धीरे 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 वो अपने काम को आगे बढ़ाते जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो ये जो है ये हम लोगों का फंड बेस्ड अकाउंटिंग का हम लोगों ने मीनिंग देखा। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि फंड्स हमारे कितने प्रकार के होते हैं। बेसिक 2 कैटेगरीज हैं, अनरेस्ट्रिक्टेड और रेस्ट्रिक्टेड।
तो अनरेस्ट्रिक्टेड फंड हमारा कैपिटल फंड का ही एक दूसरा नाम है। और फिर हम लोगों ने देखा कि हमारे स्पेसिफिक फंड्स क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो अब देखो ये तो हो गई थ्योरी पार्ट। अब है कि हम इसकी अकाउंटिंग कैसे करेंगे, क्योंकि ये तो मेन चीज़ है ना कि अकाउंटिंग कैसे करेंगे। तो बहुत आसान है। बच्चे जो है ये जब फंड बेस्ड अकाउंटिंग अपने सीनियर से या किताबें खोल के देखते हैं तो घबरा जाते हैं कि अरे बाप रे ये क्या करना है क्या नहीं। बहुत आसान है, बहुत ही ज़्यादा आसान है। ठीक है, देखो इसको समझाने के पहले मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। मान लो कि आप सोचते हैं कि मैं 12th के बाद शिमला घूमने जाऊँगा। ठीक है, तो आपने क्या किया कि आपको जो भी पॉकेट मनी मिलती है, मान लीजिए कि फॉर एन एग्जाम्पल किसी बच्चे को 200 रुपीज़ पॉकेट मनी मिली, तो उसने कहा कि मैं पॉकेट मनी को खर्च नहीं करूँगा, मैं एक फ़ंड बना देता हूँ। यानी उसने क्या किया, एक गुल्लक ले लिया और गुल्लक के ऊपर लिख दिया शिमला फंड या शिमला ट्रैवल फंड। तो यानी उस बच्चे ने क्या सोचा कि मैं इस जो मेरी पॉकेट मनी मिलती है उससे मैं ये फ़ंड क्रिएट करूँगा ताकि जब मैं शिमला जाऊँ तो मुझे उससे मदद मिले। तो अब वो बच्चा क्या करता है कि एवरी मंथ उसमें 200 रुपया डालता है। ठीक है, तो 12 महीने में उसने 2400 रुपीज़ उसमें डाल दिए। तो उसका शिमला फंड कितने का हो गया, 2400। अब मान लो बीच में उसको कहीं से और भी कुछ पैसे मिले, जैसे मान लो घर में कोई बुआ चाची चाचा नाना नानी आ गए, तो उन्होंने क्या किया कि उनको जाते समय किसी ने 100 किसी ने 500 इस तरह से बच्चों को दिया, है ना। तो बच्चे क्या अभी इनकम तो करते नहीं है, तो मान लो इस तरह से उनको कुछ मिली। तो उस तरह से मान लो उसके पास 5000 रुपये और हो गए, तो उसने क्या किया कि उस 5000 को भी उस गुल्लक में डाल दिया। तो देखा तुमने कि वो जो पैसे जितने भी आए वो उस फंड में ही जाके ऐड हो गए। ठीक है, तो उसके पास कितने हो गए, 2400 अपनी पॉकेट मनी वाले और 5000 जो उनको गिफ्ट्स मिली अपने रिलेटिव से। तो 7400 का उसका हो गया शिमला फंड। ठीक है, अब मान लो कि वो शिमला जाता है तो उसी फंड में से खर्च करेगा ना। ठीक है ना, तो मान लो कि उसके खर्च हुए 5000 रुपये। मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आप हंसिएगा मत कि भाई 5000 रुपये में कौन शिमला घूम के आएगा, बट एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो मान लो कि वो 7400 लेके गया शिमला और 5000 उसके खर्च हुए, तो वो क्या करेगा, उस फंड में से ही सब्ट्रैक्ट कर देगा ना। तो 7400 में से 5000 उसका हो गया एक्सपेंसेस। तो उसके पास फिर फंड कितना बचा, 2400। ठीक है, तो उसने देखो क्या किया कि फंड एक बनाया, जो भी इनकम्स उसको होती गई उस फंड में ही जोड़ता गया और बाद में जो खर्च हुए वो उसी फंड में से वो घटाता चला गया। ठीक है, तो यही तो फंड बेस्ड अकाउंटिंग का हम लोगों ने डेफिनेशन देखा था। ठीक है, तो अब एक बात है कि मान लो कि उसको जो शिमला जाने में खर्च हो गया 10,000 रुपये, तो उसके पास फंड कितना था, 7400। तो बाकी के 2600 कहाँ से आएंगे, तो उसने अपने पापा से ले लिए। ठीक है, तो उस वक्त जो है उसका फंड शॉर्ट हो गया, तो उसको हेल्प कहाँ से मिल गई, अपने पापा से, यानी जहाँ से रेगुलर इनकम हो रही है वहाँ से उसको हेल्प मिल गई। तो एनपीओ अपनी रेगुलर इनकम को कहाँ दिखाता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में दिखाता है। ठीक है, तो आप अगर इतनी बात याद रखते हो तो आपको ये जो इसकी अकाउंटिंग है वो चुटकियों में हो जाएगी। ठीक है, तो देखो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ फंड बेस्ड अकाउंटिंग। तो हमें क्या करना है, रेलिवेंट फंड यानी जो भी हमारा फंड है, जैसे मान लो प्राइस फंड, तो उसका बैलेंस हमारे क्वेश्चन में मोस्टली दिया हुआ होता है, तो उस बैलेंस को हम लोगों ने लिखा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ऑल इनकम्स रिलेटेड टू दैट फंड, यानी उस प्राइस फंड से रिलेटेड जो भी इनकम्स हमें हुई, जैसे मान लो उसके लिए डोनेशन मिला, अगर मान लो कि कुछ प्रोग्राम्स के द्वारा टिकट्स विकट सेल हुई उससे इनकम हुई, फिर मान लो कि उस फंड के पैसे को कहीं इन्वेस्ट किया गया था तो उससे इंटरेस्ट मिला, है ना। तो वो सारी चीज़ों को हम कहाँ ऐड कर देंगे, उसी फंड में ऐड कर देंगे। आप शिमला फंड वाला एग्जांपल से इसको जोड़ो, है ना। तो उस फंड में हम लोगों ने क्या किया, जो भी इनकम हुई वो उसको इसमें हम लोग ऐड करते गए। फिर हम लोग को जो भी उस खर्च उससे रिलेटेड जो भी खर्च होंगे तो उस खर्च को कहाँ से माइनस करेंगे, इसी फंड से ही माइनस कर देंगे। ठीक है, यानी इसका ट्रीटमेंट हम लोग इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं कर रहे हैं, इनकम्स को क्रेडिट नहीं कर रहे हैं, एक्सपेंसेस को वहाँ डेबिट नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो कहाँ से प्लस माइनस हो रहा है, डेबिट क्रेडिट हो रहा है, हम लोग क्या करेंगे, अपने फंड से ही एडजस्ट कर देंगे। ठीक है, तो बस इतना ही तो करना है।
अब इसका जो रिजल्ट आएगा, तो अब जैसे मान लो कि आपने इन दोनों को क्या किया, ऐड किया और एक्सपेंसेस को इसमें से माइनस कर दिया, तो आपका आंसर दो में से एक ही आएगा, या तो वो पॉजिटिव आंसर आएगा या तो नेगेटिव आंसर आएगा। तो पॉजिटिव आंसर कब आएगा, जब आपकी ये वैल्यू बड़ी होगी, ठीक है, और नेगेटिव आंसर कब आएगा, जब आपकी ये वाली वैल्यू बड़ी होगी। यानी ये वाली वैल्यू बड़ी होगी, इसका मतलब क्या हुआ कि एक्सपेंसेस हमारे ज़्यादा हो गए, ठीक है, और ये वाली वैल्यू बड़ी हो गई, इसका मतलब क्या है कि हमारे जो है फंड ज़्यादा है, ठीक है। तो अब अगर मान लो आपका आंसर आता है पॉजिटिव, तो आपको ट्रीटमेंट हमेशा बैलेंस शीट में ही करनी है, ठीक है, वो और कहीं नहीं होगा। आप इसको एकदम मंत्र मान करके चलो आगे कि अगर मेरा आंसर पॉजिटिव आया तो मुझे और किसी के बारे में सोचना ही नहीं है, मैं केवल इसको बैलेंस शीट में ही प्रेजेंट करूंगा। और बैलेंस शीट के किस साइड में, तो लायबिलिटीज साइड में, ठीक है। और अगर आंसर हमारा आ गया नेगेटिव, तो फिर हमें बैलेंस शीट के बारे में नहीं सोचना है, हम इसको कहाँ शो करेंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, इनकम एंड एक्सपेंडिचर के डेबिट साइड में, ठीक है। तो बस इतनी ही ट्रीटमेंट आपको याद रखनी है, न्यूमेरिकल्स में हम लोग यही करेंगे, ठीक है। तो मैंने जो है आपके लिए कुछ बढ़िया न्यूमेरिकल्स यहाँ पे जॉट डाउन किए हैं, 1 2 3 4 और 5th न्यूमेरिकल जो है वो हम लोगों ने इस बार के बोर्ड के क्वेश्चन को ही ले लिया है, तो वो मैंने आपको पहले भी दिखाया था। तो ये देखो, ये बोर्ड का क्वेश्चन है, ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन है, यानी 5 न्यूमेरिकल है। बट हम लोग एक ही सेशन में सारे न्यूमेरिकल्स नहीं करेंगे, अदरवाइज सेशन हमारा बहुत लंबा हो जाएगा। तो हम लोग 1 या 2 प्रॉब्लम अकॉर्डिंग टू द टाइम हम लोग करेंगे, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। सो स्टूडेंट्स, ये हम लोगों का फर्स्ट क्वेश्चन है, तो प्रोसेस हम लोगों का वही होगा, फर्स्ट एक्सरे ऑफ द क्वेश्चन, उसके बाद अगर वर्किंग नोट होगी तो वो प्रिपेयर करेंगे एंड देन असेंबलिंग, वही प्रोसेस हम लोग अपने सारे सेशंस में रख रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, शो द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इन द फाइनल अकाउंट्स ऑफ गोल्डन क्लब दिल्ली एज ऑन 31 मार्च 2019। तो फाइनल अकाउंट्स का मतलब यहाँ पे हो गया कि हमारे इनकम एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट। तो इसमें हम लोग इनको कैसे दिखाएंगे, हम लोगों को आइटम्स क्या क्या दी हुई हैं, मैच फंड, देन मैच एक्सपेंसेस, डोनेशन फॉर मैच फंड एंड सेल ऑफ मैच टिकट्स, ठीक है। तो देखो, अब वो शिमला वाला एग्जाम्पल आप याद करो, तो ये मैच फंड हमारा है, फंड हमारे पास है 60,000 का, ओके। अब हम लोग देखिए कि इस फंड से रिलेटेड हम लोग को इनकम्स क्या क्या हुई, तो ये डोनेशन मिला 25,000 का, और हम लोगों ने मैच की टिकट सेल करी, तो उससे हम लोगों को हो गई 10,000 की इनकम। तो अब हमारे पास टोटल फंड कितने का हो गया, तो देखो वो हमारा हो गया 60 + 25 दैट इज 85 एंड 10 95, ओके। और हमारे एक्सपेंसेस कितने हुए, 83। तो अब आप बताओ कि हमारा फंड ज़्यादा है कि एक्सपेंसेस ज़्यादा है, तो फंड ज़्यादा है ना, तो इन दैट केस हम लोग इसको बैलेंस शीट की लायबिलिटी में शो करेंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन का दूसरा पार्ट है कि व्हाट विल बी द इम्पैक्ट इफ मैच एक्सपेंसेस गो अप बाय ₹15,000 इन केस 1 अबव। यानी ये जो हमारा मैच एक्सपेंसेस यहाँ 83,000 है, तो उसमें मान लो वो खर्च हमारे 15,000 से और बढ़ जाते हैं, तो हमारे टोटल खर्च कितने हो जाते हैं, 83 + 15, तो 5 and 3 8 और 8 and 1 9, 98,000 हमारे खर्च हो जाते हैं। और आपने देखा था कि फंड हमारे पास कितने का था, वो था 95,000। तो अब क्या है, हमारे एक्सपेंसेस ज़्यादा हो गए, है ना, एक्सपेंसेस ज़्यादा हो गए। तो अब इन एक्सपेंसेस को हम लोग कैसे, कहाँ से मीट करेंगे, तो वो हमारी रेगुलर इनकम से एडजस्ट करेंगे, इनकम एक्सपेंडिचर। तो इसको जो है हम लोग क्या करेंगे, इनकम एक्सपेंडिचर में डेबिट कर देंगे।
पार्ट 2 में, क्योंकि हमारे एक्सपेंसेस ज़्यादा हो गए। और फर्स्ट केस में हमारे पास चूंकि फंड ज़्यादा था तो हम लोग उसको बैलेंस शीट में शो करेंगे। ठीक है, तो उसको कैसे प्रेजेंट करेंगे वो अभी हम लोग करते हैं। ठीक है, चलो। ये फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। तो ये जो हमारा मैच फंड से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है तो उसे हमें कहाँ दिखानी है, बैलेंस शीट में। तो हम लोग क्या करेंगे कि एक बैलेंस शीट का फॉर्मेट ड्रॉ करेंगे। एंड यहाँ ब्रैकेट में वी शुड ऑलवेज राइट एक्सट्रैक्ट। एक्सट्रैक्ट क्यों? क्योंकि ये हमारी कंप्लीट बैलेंस शीट नहीं है, हम लोग किसी पार्ट को यहाँ पे शो कर रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे मैच फंड। मैच फंड। तो मैच फंड हमारे पास कितने का था, तो वो था 60,000। सो वी विल राइट 60,000। ओके, अब सेकंड हमारी जो आइटम है, यानी फंड से रिलेटेड जो इनकम्स हमें यहाँ जोड़नी है, तो वो इनकम्स हम लोगों की क्या क्या है, डोनेशन फॉर मैच फंड एंड सेल ऑफ मैच टिकट्स। इन दोनों को हम लोग अपने फंड में ऐड करेंगे। सो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे डोनेशन फॉर मैच फंड 25,000 एंड फिर ऐड करेंगे सेल ऑफ मैच टिकट्स। कितनी? 10,000। तो हमारा फंड टोटल इंक्रीज करके कितना हो गया, 95,000। ओके, एक्सपेंसेस जो हमारे हैं वो यहाँ पे कितने हैं, 83,000। तो हम लोग इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे मैच एक्सपेंसेस 83,000। और अब जो फाइनल आउटकम है हमारा, इसको हम लोग बाहर शो कर देंगे। तो ये हमारा देखो कितना हो गया, 5 में से 3 गया 2 और 9 में से 8 गया 1। कंप्लीट। कितना आसान है ना। अब हम लोग, ये हमारे क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट था। अब सेकंड पार्ट को हम लोग आंसर करें। तो देखो सेकंड पार्ट में क्या लिखा है, व्हाट विल बी द इम्पैक्ट इफ मैच एक्सपेंसेस गो अप बाय ₹15,000 इन केस 1 अबो, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले थोड़ा सा इसका टेक्स्ट लिख लेंगे। हम लोग लिखेंगे कि इफ मैच expenses go up by ₹15,000 then total match expenses will be rupees 83,000 plus 15,000। तो कितना हो गया, 3 and 5 8 और 8 and 1 9, 98,000, which are
more than the available fund, that is rupees 95,000. So, the excess of match expenses over match fund rupees 3,000 will be debited to income and expenditure account. और हम लोगों को यहाँ पे एक छोटा सा इनकम एक्सपेंडिचर भी एक्सट्रैक्ट दिखा देना चाहिए। वैसे इतना भी अगर लिख देते हैं तो सफिशिएंट है, और इतना भी लिखना ज़रूरत नहीं है, मैंने पूरा डिटेल में आपको लिख के बताया। आप थोड़ा सा इसमें कट करके अपने हिसाब से लैंग्वेज फॉर्म कर सकते हो। तो अब देखो यहाँ पे अगर हम इनकम एक्सपेंडिचर करें तो हम क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ गोल्डन क्लब for the year ending on 31st March 2019, एंड अगेन हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एक्सट्रैक्ट देंगे। और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे टू excess of match expenses over match fund 98,000 minus 95,000 3,000 हो गया, डन। ठीक है, तो ये हम लोगों का क्वेश्चन 1 हुआ। सो क्वेश्चन नंबर 2, तो हम लोग इसकी एक्सरे करते हैं। हाउ विल यू डील विद द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन while preparing the final accounts of a sports club for the year ending 31st March 2017। तो अब फाइनल अकाउंट्स का मतलब आप समझ चुके हो, और ये जो हम लोगों का रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट है, तो यहाँ पे क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन है वो थोड़े अलग प्रकार से दी हुई है। ठीक है ना, तो इसको देख के हमें घबराना नहीं है। ज़्यादातर एज अ स्टूडेंट हम लोग घबरा जाते हैं कि इन्फॉर्मेशन जब अलग प्रकार से होती है तो हम लोग सारी इन्फॉर्मेशन को एक साथ अपने दिमाग में प्रोसेस करने लगते हैं, तो उस वजह से क्या हो जाता है, जंबल अप होने लग जाती हैं चीज़ें। सो उसका सबसे अच्छा तरीका क्या होता है, वो जो हम लोगों का बचपन में हम लोगों ने स्टोरी सुनी थी वो गट्ठर वाली, तो उसमें क्या करना है, हम लोगों को चीज़ों को अलग अलग कर देना है ना। एक एक आइटम को अलग अलग करके समझ लेंगे तो ये प्रॉब्लम आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी। ठीक है, तो देखो हम लोगों को क्या इन्फॉर्मेशन है। 1 अप्रैल 2016, यानी ये हमारा हो गया ईयर की बिगनिंग, क्योंकि ईयर एंडिंग हमारी है 31 मार्च 17। तो यहाँ पे दिया हुआ स्पोर्ट्स फंड, यानी इस एनपीओ के पास ईयर की बिगनिंग में 1,20,000 के स्पोर्ट्स फंड के पैसे थे, और उस पैसे को क्या किया गया था, यहाँ पे इन्वेस्ट किया गया था, स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट। और इस इन्वेस्टमेंट पे क्या था कि हमें 10% की इंटरेस्ट मिलने वाली थी। ओके, अब एक चीज़ आप लोग यहाँ मार्क करो कि यहाँ 2 वैल्यूज़ दी हुई है इन्वेस्टमेंट की, 1,20,000 और ये फेस वैल्यू 1,50,000। अब इसका क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है, देखो ये जो मान लो कि आप मार्केट में जाते हो, किसी चीज़ की कीमत है 10 रुपीज़, ओके, और आप उसको खरीदते हो 8 रुपीज़ में। ठीक है, तो 8 रुपीज़ को हम लोग यहाँ पे क्या बोलेंगे,
हम लोग बोलेंगे बुक वैल्यू, ठीक है। और ये जो 10 रुपीज़ है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, फेस वैल्यू, ठीक है। तो ये जो हम लोगों की 1,50,000 है ये फेस वैल्यू है, और ये 1,20,000 ये हम लोगों की बुक वैल्यू है, ठीक है। क्योंकि हमारी बुक्स में ये 1,20,000 शो हो रहा है। बुक्स का मतलब क्या हो गया, अवर जर्नल एंड लेजर, तो उसमें ये 1,20,000 हम लोग दिखा रहे हैं, क्योंकि हम लोग के पास से तो एक्चुअल 8 रुपीज़ गए, ठीक है। तो अब ये 1,50,000 का इंपॉर्टेंस क्या है, क्या इसको केवल ऐसे ही दे दिया गया है, नहीं। देखो ये जो हम लोग 10% इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे तो वो हम लोग हमेशा किस पे करेंगे, फेस वैल्यू पे करेंगे, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि बहुत बार बच्चे क्या करते हैं कि ये 1,20,000 पे इंटरेस्ट निकाल लेते हैं, वो नहीं करना है। इंटरेस्ट हमेशा हमें फेस वैल्यू पे ही निकालना है। तो अगर 1.5 लाख को हम लोग देखें जिस पे हमें 10% की रेट से वर्ष भर का इंटरेस्ट मिलना चाहिए, तो इंटरेस्ट हमें कितना मिलना चाहिए था, 15,000, राइट। और इंटरेस्ट यहाँ पे मिला कितना, 12,000। तो आपके मन में कैलकुलेट हो गया ना, 3,000 जो है ये हम लोगों का क्या है, एक्रूड इंटरेस्ट है ना। तो इस एक्रूड इंटरेस्ट को हम लोग कैसे प्रेजेंट करेंगे अपने फाइनल अकाउंट्स में, ये सीखना है। बहुत आसान है, बट कैलकुलेट पहले हम लोग करके रख लें, ठीक है। अब हम लोग देखें कि यहाँ रिसीट पेमेंट में हम लोगों को क्या क्या इन्फॉर्मेशन है। तो एक है ये इंटरेस्ट रिसीव्ड, डोनेशन फॉर स्पोर्ट्स फंड एंड इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट। तो अब यहाँ पे एक चीज़ आप ध्यान देना बच्चों कि ये जो इंटरेस्ट रिसीव्ड है ये इंटरेस्ट रिसीव्ड स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट का नहीं है। कैसे, क्योंकि उसका जो स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट का इंटरेस्ट है तो उसे तो हमें यहाँ अलग से दे दिया गया है। तो ये 4,000 किसी अदर इन्वेस्टमेंट का इंटरेस्ट है। तो इस इंटरेस्ट को, यानी ये वाला जो हम लोगों का इंटरेस्ट है, इसे हम अपने फंड में नहीं जोड़ेंगे क्योंकि वो इस फंड की इनकम नहीं है। तो फिर इस इंटरेस्ट को कहाँ दिखाएंगे, ये जो 4,000 का इंटरेस्ट है ये हमारे इनकम एंड एक्सपेंडिचर में चला जाएगा, ठीक है। ये ध्यान रखना, ये कंफ्यूज करने के लिए दे दिया गया है। हम लोग क्वेश्चन करते समय फटाफट इसको ऐड कर लेंगे तो वो गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। ओके, अब इधर में एक्सपेंसेस में क्या क्या है, स्पोर्ट्स प्राइजेस अवॉर्डेड और एक्सपेंसेस ऑन स्पोर्ट्स इवेंट्स। तो ये दोनों एक्सपेंसेस हमारे स्पोर्ट्स के ही हैं, तो इसको हम लोग अपने फंड से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। तो ये स्पोर्ट्स फंड हमारा लायबिलिटीज़ में आ जाएगा, उसमें हम लोग इन दोनों इनकम्स को ऐड कर देंगे, इन दोनों एक्सपेंसेस को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। एक्रूड इंटरेस्ट को कैसे प्रोसेस करेंगे इसी में वो हम लोग देख लेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करते समय। ये जो हमारा इन्वेस्टमेंट है इसे हम अपने एसेट में ले लेंगे, ठीक है। और ये वाला जो इंटरेस्ट है ये हमारे फंड वाले में आएगा ही नहीं, ये अलग से चला जाएगा अपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, ठीक है। चलो अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। ओके, अब ये क्वेश्चन नंबर 2, तो इसको हम लोग बनाते हैं। चलो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखेंगे स्पोर्ट्स फंड, जो हमारा ओपनिंग बैलेंस है 1,20,000। सो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे स्पोर्ट्स फंड, हाउ मच, 1,20,000, ठीक है। और एक्सट्रैक्ट हम लोग यहाँ पे लिख लें, और ये जो हमारा 10% स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट है इसे हम लोग एसेट में लिख लें। 10% स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट्स, हाउ मच, 1,20,000।
तो आप कहोगे कि इसको मैंने अंदर क्यों लिखा, यहाँ पे क्यों नहीं लिखा, क्योंकि एक्रूड इंटरेस्ट था ना, तो एक्रूड इंटरेस्ट हम लोग यहाँ पे ऐड करके यहाँ बाहर निकाल देंगे। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन की एक नई चीज़ है, इसको आप अच्छे से देख लेना। ठीक है, अगर आपके क्वेश्चन में ये परसेंट ना हो, केवल दिया हो स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट, तो फिर हम लोग तो एक्रूड इंटरेस्ट का पता नहीं लगा सकते हैं कि कितना मिलना चाहिए, कितना मिला। तो इन दैट केस आप इसको सीधा बाहर लिख देना। ठीक है, ओके। तो अब हम लोग अपने फंड में फंड से रिलेटेड जो हमारी इनकम्स हैं तो उनको ऐड करेंगे। तो हम लोगों ने एक्सरे में देखा था कि ये जो इंटरेस्ट है, ये इंटरेस्ट हमें किसी दूसरे इन्वेस्टमेंट पे मिला है, यानी ये स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट पे मिला हुआ इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि स्पोर्ट्स फंड पे मिला हुआ इंटरेस्ट कौन सा है, ये वाला यहाँ पे लिखा है ना, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट, है ना। सो इसको हम लोग अपने फंड में नहीं ऐड करेंगे। ओके, तो हम लोग अपने फंड में किनको ऐड करेंगे, डोनेशन फॉर स्पोर्ट्स फंड और इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट। तो फर्स्ट हम लोगों का जो आइटम है वो हो गया डोनेशन फॉर स्पोर्ट्स फंड 50,000 and then interest received on sports fund investment 12,000। अब हम लोग क्या करेंगे, जो हम लोग का अक्रूड इंटरेस्ट है उसको यहीं ऐड कर लेंगे। ऐड accrued interest on sports fund investment। तो accrued interest हम लोगों का कितना हम लोगों ने वहाँ कैलकुलेट किया था अपने एक्सरे में, तो 3000 था ना। कैसे था 3000, 10% 1.5 लाख का, तो वो कितना हो गया 15,000। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 15,000, ये हमें मिलना चाहिए था, और एक्चुअली मिला कितना, तो वो मिला 12,000, है ना। तो 12,000 हम लोग इसमें से माइनस कर देंगे, तो एक्रूड इंटरेस्ट हमारा कितना हो गया 3,000। अब ध्यान क्या रखना है कि वो 3,000 हम लोग एसेट में भी ऐड करेंगे, क्योंकि डबल एंट्री कंप्लीट करनी है ना। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे ऐड एक्रूड इंटरेस्ट। अब ध्यान क्या रखना बच्चों कि देखो, ये जो 12,000 है जो इंटरेस्ट हमें मिल चुका, उस 12,000 को हम लोगों ने यहाँ ऐड नहीं किया है। ओके, हम लोगों ने केवल ये एक्रूड इंटरेस्ट जो है उसी को यहाँ पे ऐड किया है। ठीक है, तो इसका ध्यान रखना। तो अब हम लोगों के पास टोटल कितना पैसा हो गया हमारे फंड में, तो वो हो गया 3 and 2 5, 5 and 1 6 and 2 8 and then 1। फंड हमारे पास टोटल हो गए 1,85,000 के। अब हम लोग इसमें से अपने एक्सपेंसेस को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो इसमें से हम लोग माइनस करेंगे स्पोर्ट्स प्राइजेस अवॉर्डेड एंड एक्सपेंसेस ऑन स्पोर्ट्स इवेंट, ये दोनों हम लोग के एक्सपेंसेस है। तो हम लोग यहाँ पे माइनस करेंगे स्पोर्ट्स प्राइजेस, awarded 25,000 और expenses on sports events 26,000। ठीक है, सो हम लोग यहाँ पे 1,34,000 इसको यहाँ पे लिख देंगे, और एसेट साइड में क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करके 1,23,000 इसको एसेट में लिख देंगे। ठीक,
और इसके बारे में ये जो हम लोगों का ये इंटरेस्ट रिसीव्ड है, इसके बारे में एक छोटा सा नोट हम लोग लिख देंगे, ठीक है। हम लोग यहाँ पे लिखेंगे नोट, इंटरेस्ट रिसीव्ड ₹4,000 will be credited to income and expenditure account। ओके, तो ये बच्चों हम लोगों ने आज 2 प्रॉब्लम्स की। और प्रॉब्लम्स अगर करते तो सेशन बहुत बड़ा हो जाता। तो अपनी प्रॉब्लम नंबर 3, 4 and 5 that we will be covering in our next session. Okay, so take care, bye.